अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कैस्पर ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि कैस्पर ब्लॉकचेन क्या है, किस तरह से ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है और क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं इस ब्लॉकचेन के अंदर जो कि इस ब्लॉकचेन को बाकी की तमाम ब्लॉकचेन से काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। और इसके अलावा इसके ऊपर प्रॉपर्ली बात करेंगे किस तरह से ये काम कर रही है, फ्यूचर के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ब्लॉकचेन से, क्या इसका जो सा यूज केस है वो ज्यादा होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा ऑफ कोर्स इनका जो सा कॉइन है CSPR कॉइन, इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे क्या इसकी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई जो इसे बनाया था तकरीबन $1.3 के ऊपर, क्या इसकी प्राइस इस लेवल तक जा सकती है या नहीं जा सकती है नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर। और इसके अलावा वीडियो के एंड के ऊपर बिटकॉइन के ऊपर भी अपना टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, ये देखने की कोशिश करेंगे करंट क्रिप्टो मार्केट किस तरह का रन दिखा रही है ताकि आप लोग भी उसको देखते हुए अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकें यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कैस्पर ब्लॉकचेन क्या है। तो कैस्पर ब्लॉकचेन भी एक लेयर 1 की ब्लॉकचेन है कि जिसके ऊपर सबसे पहले 2018 के अंदर काम शुरू किया गया था कि जब इनकी जो सी पेरेंट कंपनी है कैस्पर लैब्स वो बनी थी। और उसके बाद इस ब्लॉकचेन का जो सा मेन नेट है वो मार्च 2021 के अंदर लॉन्च कर दिया गया था। और उसके बाद से लेके अभी तक मतलब कि इवन दो इस ब्लॉकचेन के मेन नेट को लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि इस ब्लॉकचेन का जो सा हाइप है और इस ब्लॉकचेन का जो सा यूज केस है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि इसकी हाइप बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। इवन दो इस ब्लॉकचेन के अंदर मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आया है पर्सनली स्पीकिंग। जब मैंने इसके बारे में प्रॉपर्ली स्टडी किया और जब मैंने ये देखा कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये एक काफी ज्यादा यूनिक ब्लॉकचेन है एज कम्पेयर टू बाकी की जो सी ब्लॉकचेन है लेयर 1 की ब्लॉकचेन के, जिसके अंदर सोलाना आ जाती है या इथेरियम आ जाती है या बाइनेंस आ जाती है, उससे ये काफी ज्यादा यूनिक ब्लॉकचेन है। लेकिन फिर भी उनका जो सा यूज केस है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगेन फ्यूचर के अंदर हम लोग उसको टर्न आउट भी होता हुआ देख सकते हैं और हम लोग ये देख सकते हैं कि इस ब्लॉकचेन का जो सा यूज केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और ये जो सी ब्लॉकचेन है इसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूं कि क्या एक फीचर है जो कि इस ब्लॉकचेन को बाकी की तमाम ब्लॉकचेन से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक बनाता है, वो ये है कि ये जो सी ब्लॉकचेन है इसका शुरू से एक ही मेन फोकस रहा है और वो ये रहा कि ये एंटरप्राइज फोकस्ड ब्लॉकचेन है। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं वेब 2 के बिजनेसेस का वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, कैस्पर ब्लॉकचेन क्या चाहती है कि वो इन तमाम ब्लॉकचेन्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहती है कि अगर वो वेब 2 से वेब 3 के ऊपर अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैस्पर ब्लॉकचेन को यूज करते हुए अपने आप को वेब 3 के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि कैस्पर ब्लॉकचेन एक बिजनेस रेडी ब्लॉकचेन है। तो इस ब्लॉकचेन को यूज करते हुए जितने भी ये वेब 2 के प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो अपने आप को वेब 3 के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, इनको क्या क्या फायदे होते हैं कैस्पर ब्लॉकचेन को यूज करते हुए, उसके बारे में अगेन मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को आगे जाकर गाइड करता हूँ। और अगेन वो एक ऐसा फीचर होने वाला है जो कि इस ब्लॉकचेन को बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है अपने कंपेटिटर से। तो उसके बाद अगेन आगे जाके बात करते हैं। आप अगर सबसे पहले बात करते चले ये जो सी ब्लॉकचेन है ये काम किस तरह से करती है, तो ये जो सी ब्लॉकचेन है ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर काम कर रही है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के यूज करते हुए इन्होंने अपना खुद का भी एक यूनिक फीचर और यूनिक प्रोटोकॉल आप लोग कह सकते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जो कि है CBC, मतलब के करेक्ट बाय कंस्ट्रक्शन का फीचर। अब ये CBC का जो सा फीचर है ये काम किस तरह से करता है, इसके डिफरेंट किस्म के काम है इस ब्लॉकचेन के अंदर। तो सबसे पहला जो सा काम है वो ये है कि जब भी कोई न्यू ट्रांजैक्शन होती है इस ब्लॉकचेन के ऊपर और वो जब जितने भी ये वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर्स हैं वो जो सी ट्रांजैक्शन है वो इन वैलिडेटर्स तक जाती है, तो इधर सबसे पहले काम आता है CBC का। और वो क्या काम आता है कि वो ये जितने भी वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर हैं इनके दरमियान में मैसेजिंग एक्सचेंज का काम करती है। और ये जो सी वैलिडेटर्स हैं ये तब तक आपस में मैसेजिंग एक्सचेंज करते रहते हैं जब तक कि ये जितने भी वैलिडेटर्स हैं ये एक ही मैसेज के ऊपर एग्री नहीं हो जाते हैं। और जब ये सारे के सारे जो से वैलिडेटर्स हैं ये एक ही मैसेज के ऊपर एग्री हो जाते हैं तो वो जो सी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है और एक नया जो सा ब्लॉक है वो इनकी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है। तो सबसे पहला जैसा काम है CBC का वो ये काम है कि इसने जितने भी ये वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर्स हैं इनके दरमियान में मैसेजिंग एक्सचेंज का काम करना है। अब यहाँ पे एक चीज पहले ये आती है वो ये है कि ये जितने भी वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि करंटली इनके तकरीबन टोटल इनके 100 एक्टिव जिनसे हैं वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर हैं। तो 100 वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर के दरमियान में जिनसे ये मैसेजिंग एक्सचेंज का जो सा फीचर है इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, कि जिसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि इस ब्लॉकचेन के जो सी
ट्रांजैक्शन की फाइनलिटी का टाइम है वो तकरीबन 5 से 6 सेकंड तक का टाइम है। तो इसको इन लोगों ने कहा है कि ऑफ कोर्स इसको ये लोग बेहतर करेंगे फ्यूचर के अंदर। हम लोग ये देखेंगे कि इस ब्लॉकचेन के अंदर जो सी ट्रांजैक्शन की फाइनलिटी का टाइम हो जाएगा वो 1 से 2 सेकंड तक का हो जाएगा, लेकिन अगेन इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो सबसे पहला तो ये फीचर है अगेन सीबीसी का। और ये जो सा ब्लॉक बनता है इसके अंदर भी आप लोगों को एक चीज बताने की बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि ये जो सा भी नया ब्लॉक बनता है और वो जो सा भी नया ब्लॉक इस ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होता है, उस ब्लॉकचेन के ऐड होने के साथ साथ एक और भी ब्लॉक बनता है जो कि होता है फोर्क ब्लॉक। और वो जैसा फोर्क ब्लॉक होता है वो उसी ब्लॉक की बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी होता है, लेकिन वो जैसा फोर्क ब्लॉक होता है वो इनके बैक एंड के अंदर जाता है, उनकी जो बैक ब्लॉकचेन है वो उसके अंदर जाके ऐड होता है। अब ये जो सा पहला जो सा ब्लॉक होता है वो तो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, जो सी भी लोग चाहें तो इनके एक्सप्लोरर के अंदर जा सकते हैं, उनके एक्सप्लोरर के ऊपर जाके वो जो सा ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन की सारी जो सी हिस्ट्री है वो इजीली देख सकते हैं। लेकिन जो सा फोर्क ब्लॉक है ये इनके बैकएंड के अंदर रहता है और उस बैकएंड तक जो सी आम पब्लिक है उनकी एक्सेस नहीं होती है, और उस बैकएंड तक उस फोर्क ब्लॉक तक सिर्फ और सिर्फ इनके जो से बैकएंड के अंदर डेवलपर्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक्सेस होती है। अब ये जो सा फीचर है ये इनका काफी यूनिक फीचर है जिसका यूज केस अगेन मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर अभी आगे जाके गाइड करता हूँ। और इनका जो सा ये फोर्क ब्लॉक बनता है, इस फोर्क ब्लॉक के बनने की वजह से इस ब्लॉकचेन को घोस्ट ब्लॉकचेन भी कहा जाता है, जो कि अगेन एक काफी यूनिक नाम है इस ब्लॉकचेन का। और अगर आप लोग घोस्ट ब्लॉकचेन को सर्च करेंगे तो कैस्पर ब्लॉकचेन ही आप लोगों के सामने आएगी। तो ये भी एक काफी यूनिक फीचर था इसका, जिसके बारे में अगेन आप लोगों को गाइड करना जरूरी था। अब अगर आगे चलते चले और दोबारा से सीबीसी मतलब के करेक्ट बाय कंस्ट्रक्शन के फीचर के ऊपर आप लोगों को गाइड करता चलूं, तो उसका एक और बहुत ही यूनिक फीचर है, उसका एक और बहुत ही यूनिक काम है, वो है अपग्रेडेबिलिटी का काम। अब अपग्रेडेबिलिटी का काम किस तरह से वो करता है, वो इस तरह से करता है कि जब भी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हो जाता है तो ऑफ कोर्स उसको अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेट्स से एक DeFi का जो सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कैस्पर ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हो गया है, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो सी Web3 है वो बहुत ज्यादा जल्दी इवॉल्व होती रहती है, बहुत ज्यादा फास्ट वो काम करती है, काफी ज्यादा नए फीचर जो है वो डेली बेसिस के अंदर ऐड होते हैं Web3 के अंदर। Web3 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं DeFi के हो जाएंगे, वो NFTs के हो जाएंगे, वो एक्सचेंज के हो जाएंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के अंदर बहुत ज्यादा जो से फीचर्स हैं वो डेली बेसिस के अंदर ऐड होते रहते हैं। अब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जब भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाता था तो उसके बाद उसको अपग्रेड करने का जो सा फीचर है वो काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से काम करता था। उसके लिए ये करना पड़ता था कि इनको पूरा का पूरा जो सा वो प्रोजेक्ट को डाउन करना पड़ता था, फिर वो बैकएंड के अंदर काम करते थे, नए फीचर्स को ऐड करते थे, फिर उसको दोबारा से लॉन्च करते थे। लेकिन कैस्पर के सीबीसी को यूज करते हुए अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर आप लोगों ने अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैस्पर ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च कर दिया है और अब आप लोग चाहते हैं कि अब आप लोग उसके अंदर कोई ना कोई नया फीचर जो है वो ऐड करें, तो आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग उस पूरे के पूरे जो है DeFi का प्रोजेक्ट है उसको डाउन करें और फिर उसके अंदर अपने जो से नए फीचर्स हैं उनको ऐड करें, बल्कि ये काम करता है जैसे Web2 के प्रोजेक्ट्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर हो गया, ये इस तरह से काम करता है। अब अगर इसकी एग्जांपल आप लोगों को प्रॉपर्ली देता चलूं तो लेट्स से फेसबुक है और फेसबुक ने एक नया फीचर ऐड करना है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो ये नहीं करेगा क्योंकि वो पूरा पूरा जो सा फेसबुक है वो उसको बंद कर देगा, फिर उसके ऊपर काम करेगा, फिर वो नया जो सा फीचर है उसको ऐड करेगा और फिर उसको दोबारा से लॉन्च करेगा। ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से काम करता है। वो क्या करते हैं कि वो बैकएंड के अंदर जो सी भी चेंजिंग्स लेकर आना चाहते हैं, जो सा भी नया फीचर वो ऐड करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि बैकएंड के ऊपर उसके ऊपर काम करते रहते हैं, वो जो सा नया फीचर है वो ऐड कर देते हैं और फिर उस नए फीचर के ऊपर बेस्ड जो सी उनकी एप्लीकेशन का अपग्रेडेड वर्जन है वो उसको लॉन्च कर देते हैं प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के ऊपर। और फिर जो से हम यूजर्स हैं हम क्या करते हैं कि हम उस प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के ऊपर जाके वो जो सा फेसबुक का अपग्रेडेड वर्जन है ऐप का उसको अपग्रेड कर देते हैं और फिर वो जो सा नया फीचर है उसको हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कि गालबन 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। मतलब कि ऐसा होता है कि हम लोग शायद 1 मिनट तक उस ऐप को यूज नहीं कर सकते और उसके बाद हम लोग उस ऐप को यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सा इनका सीबीसी का फीचर है, ये जो सा इनका अपग्रेडेबिलिटी का फीचर है, ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। अब लेट्स से आप लोगों ने एक DeFi का जो सा प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर दिया है कैस्पर ब्लॉकचेन के ऊपर, अब आप लोग चाहते हैं कि उसको अपग्रेड करें, तो फिर आप लोग बैकएंड के ऊपर उसके ऊपर काम करेंगे। पूरी की पूरी DeFi के ऐप को डाउन करने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों को बैकएंड के ऊपर काम करने के उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है आप लोग उसको लॉन्च कर देंगे और फिर वो जो से यूजर्स हैं वो बस उसको अपग्रेडेड वर्जन को यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये इनका एक ऐसा फीचर था
जो कि इनका एक मेन सेलिंग पॉइंट बना था इस ब्लॉकचेन का। और इसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा था कि काफी ज्यादा जो से बिजनेसेस हैं उन्होंने अपनी पार्टनरशिप की थी कैस्पर ब्लॉकचेन के साथ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बिजनेसेस के जिसके अंदर शामिल है IPWE हो गया, GSR हो गया, CV Labs हो गया, IBM हो गया, और इसके अलावा भी काफी ज्यादा बिजनेसेस हैं वेब2 के बिजनेसेस के जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप ऑलरेडी कर ली है कैस्पर लैब्स के साथ। और इस फीचर की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी इन तमाम बिजनेसेस को। वो इसीलिए थी क्योंकि आप लोगों को इन बिजनेसेस के बारे में पता है कि ये काफी ज्यादा बड़े बिजनेसेस हैं और ये लोग भी डेली बेसिस के ऊपर अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, नए फीचर्स को ऐड करते रहते हैं अपने बिजनेसेस के अंदर। तो अगर तो ऐसा होता है Web3 के अंदर कि ये सारे जो से Web2 के प्रोजेक्ट्स हैं ये अपने आप को Web3 के ऊपर लेकर आते हैं और फिर अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करते हैं, लेकिन इनको ये पता लगता है कि ये लोग जब तक अपने पूरे के पूरे उस प्रोजेक्ट को डाउन नहीं करेंगे तब तक उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे Web3 के ऊपर, बल्कि ये Web2 के ऊपर ही काम करते रहेंगे। लेकिन कैस्पर के इस CBC के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि अब काफी ज्यादा लोगों ने अपनी पार्टनरशिप करना शुरू कर दी है कैस्पर ब्लॉकचेन के साथ। और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं तो इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे कैस्पर ब्लॉकचेन की जो सी स्पोक्स पर्सन है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि इन्होंने तकरीबन 45 ऐसी कंपनीज के साथ अपनी पार्टनरशिप कर ली है कि जिसके साथ अंदर ये अभी NDA है। NDA का मतलब ये है कि ये लोग अभी पब्लिकली नहीं बता सकते कि इनकी जो सी पार्टनरशिप्स है वो इन प्रोजेक्ट्स के साथ हो चुकी हैं। और क्योंकि ये 45 ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप के अंदर हैं जो कि फॉर्च्यून 500 या फॉर्च्यून 100 कंपनीज हैं। और फॉर्च्यून 500 कंपनीज क्या होती है, उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज वो वाली कंपनीज होती हैं जिन्होंने एक साल के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, मतलब कि अमेरिका के अंदर। मतलब कि जितनी भी इनकी पार्टनरशिप्स हुई है इन 45 कंपनीज के साथ वो मेनली अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं, लेकिन वो अमेरिकन बेस्ड सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं। और अगर इनकी पार्टनरशिप्स इन तमाम कंपनीज के साथ हो चुकी हैं, मतलब कि फॉर्च्यून 500 या फॉर्च्यून 100 के अंदर जो सी कंपनी शामिल है, अगर उनके साथ इनकी पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग ये बात कह सकते हैं कि साइलेंटली जो सी कैस्पर ब्लॉकचेन है वो अपना यूज केस बहुत ज्यादा बढ़ाती जा रही है। तो अगेन ये जो इनका फीचर है बिजनेस रेडी ब्लॉकचेन का फीचर, ये इनका ऐसा फीचर है जो कि इनका मेन सेलिंग पॉइंट बना है। और इसी वजह से हम लोग ये बात देख सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर इस ब्लॉकचेन का जो सा यूज केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये जो सी ब्लॉकचेन है ये प्रॉपर्ली इस तरह से काम कर रही है, इस तरह से इनके सेलिंग पॉइंट्स हैं जिसको सेल करके ये जो सी ब्लॉकचेन है ये फ्यूचर के अंदर अपना जो सा यूज केस है उसको बढ़ाती जा रही है। अब अगर आगे चलते चलें बात करते चलें इनके इकोसिस्टम के बारे में, तो इनके इकोसिस्टम के अंदर भी आप लोगों को ऐसे तमाम प्रोजेक्ट जो कि हम लोग एक बाकी जो सी ब्लॉकचेन है उनके अंदर देखते हैं वही तमाम आप लोगों को इसके अंदर भी मिलेंगे। ब्रिजेस के फीचर हैं, डैप्स के फीचर हैं, डीफाइस के, NFTs के जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लोगों को इस ब्लॉकचेन के ऊपर भी लॉन्च हुए मिलेंगे। और पर्सनली स्पीकिंग काफी ज्यादा जो सी NFTs हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब कि 1 मिलियन से ज्यादा NFTs ऑलरेडी मिंट हो चुकी हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर है। और उसके अलावा डीफाइस के प्रोजेक्ट्स और टैप्स के प्रोजेक्ट भी अगेन लॉन्च हो रहे हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर। और ये चीज ऑफ कोर्स मानने में आती है कि इस ब्लॉकचेन का जो सा यूज केस है वो अभी इसके कंपेटिटर्स के मुकाबले में, मतलब कि बाकी की जो सी लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स हैं, बाइनेंस हो गई, सोलाना हो गई, इथेरियम वगैरह हो गई, उसके मुकाबले में काफी ज्यादा कम है। लेकिन अगेन अभी 2 साल हुए हैं और इस ब्लॉकचेन का जो सा मेन फोकस है वो बिजनेसेस के ऊपर है। तो इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि काफी ज्यादा स्लो ये ब्लॉकचेन काम कर रही है। लेकिन फ्यूचर के अंदर ऑफ कोर्स हम लोग ये देखेंगे कि जो सा इकोसिस्टम है वो बढ़ता जाएगा और काफी ज्यादा नए जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो इनकी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होते जाएंगे। अब अगर आगे चलते चले बात करते चलेंगे कंपेटिटर्स के बारे में, तो जितनी भी लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स हैं जिसके अंदर अगेन बाइनेंस, सोलाना, इथेरियम और बाकी की जो सी लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स आ जाती हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं यहाँ पे कैस्पर ब्लॉकचेन की। और ऑफ कोर्स उनका जो सा यूज केस है एज कम्पेयर टू कैस्पर वो बहुत ज्यादा है। लेकिन कैस्पर ब्लॉकचेन को एक एज ये हासिल है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, वो है इनका बिजनेस रेडी का फीचर। अब अगर एक प्रोजेक्ट है, एक बिजनेस है वेब 2 का बिजनेस, लेट्स से IBM का जो सा बिजनेस है वो अपने आप को वेब 3 के ऊपर कन्वर्ट करना चाहता है और वो अगर सबसे पहले जाता है बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर। लेकिन बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर वो ये देखता है कि अगर वो बाइनेंस ब्लॉकचेन को यूज करते हुए वेब 3 का जो सा अपना प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करेगा तो उसको बिल्कुल जीरो से काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनेंस जो सी ब्लॉकचेन है वो बिजनेस रेडी ब्लॉकचेन नहीं है। और जब वो आता है कैस्पर ब्लॉकचेन के ऊपर, तो कैस्पर ब्लॉकचेन के ऊपर वो ये देखता है कि जब वो कैस्पर को यूज करते हुए वेब 3 के ऊपर अपने आप को कन्वर्ट करेगा तो उसको 5 या 6 से काम करना शुरू करना पड़ेगा, जो कि उसको एक काफी अच्छा पुश देता है एज कम्पेयर टू बाइनेंस ब्लॉकचेन। तो इसलिए
ये एक ऐसा एज है जो कि कैस्पर ब्लॉकचेन को बहुत इजीली हासिल है अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में, और इसकी वजह से हम लोग ये देखेंगे इस ब्लॉकचेन का बिजनेसेस फील्ड के अंदर जो सा यूज केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा फ्यूचर के अंदर। अब बात करते चले इनके टीम मेंबर्स के बारे में। तो इनके टीम मेंबर्स के बारे में जब आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि बिल्कुल इनके जो से टीम मेंबर्स हैं, कोर टीम मेंबर्स, उनके अंदर मेनली टेक बैकग्राउंड से रिलेटेड ही जो से टीम्स हैं वही शामिल हैं। मतलब कि टेक के बारे में अगर देखा जाएगा तो आप लोगों को नजर आएगा कि काफी ज्यादा बड़े एंथुसियास्ट जो से लोग हैं वो शामिल हैं इनकी टीम्स के अंदर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक से रिलेटेड ही लोग शामिल नहीं है इनकी टीम के अंदर, बल्कि डिफरेंट बिजनेसेस से रिलेटेड भी लोग इनकी कोर टीम के अंदर शामिल है। और ये एक काफी जरूरी चीज इन लोगों के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेन फोकस तो इनका है बिजनेसेस के अंदर, और डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड बिजनेसेस को ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इन लोगों को डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, डिफरेंट बिजनेसेस से रिलेटेड जो से लोग हैं उसको ऐड करना जरूरी था। और जब इन लोगों ने डिफरेंट बिजनेसेस से रिलेटेड लोगों को ऐड किया अपनी टीम के अंदर, तो इसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये एक बिजनेस रेडी ब्लॉकचेन बन चुकी है, कि जिसकी वजह से अगेन इसका यूज केस हम लोग देखेंगे कि और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा। और एक और चीज ये है कि इनकी टीम में से, इनकी कोर टीम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे कि मतलब कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन जो इनकी टीम में से है वो कैस्पर का फेस है। जैसे सीजी जो है वो बाइनेंस के फेस है, और कार्डानो के जो से फेस है वो है चार्ल्स हॉस्किंसन। वैसे ही कैस्पर का जो सा फेस है वो कोई भी शख्स नहीं है, कोई भी शख्स इतना फेमस नहीं है कि जिसको हम लोग ये कह सकेंगे वो कैस्पर का फेस है। तो ये एक थोड़ा सा लैग है कैस्पर के लिए, तो इस चीज को भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। अगर आगे चलते चलें, बात करते चलें इनका जो सा कॉइन है कैस्पर कॉइन, उसके यूज केसेस के बारे में। तो सबसे पहले उसके जो से यूज केसेस हैं वो, जैसे कि हम लोग बाकी के तमाम जैसे कॉइन्स के यूज केसेस देखते हैं, जैसे कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी इस ब्लॉकचेन के अंदर, जितनी भी फीस डिडक्ट होगी वो CSPR कॉइन के अंदर होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इनकी गवर्नेंस के अंदर शामिल होना है तो CSPR होल्डर आप लोगों को बनना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा इनका जैसा कॉइन है वो स्टेकिंग के लिए यूज हो रहा है। और स्टेकिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके कॉइन की जो सी टोटल सप्लाई है वो है तकरीबन 11.7 बिलियन टोकन्स के, जिसमें से तकरीबन 11.06 बिलियन जो कि तकरीबन 90% ऑफ द टोटल सप्लाई बनता है वो सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है। तो एक तो ये एक काफी अच्छा फीचर है कि इनका जो सा टोटल सप्लाई इनकी कॉइन की उनमें से मेजर जो सी सप्लाई है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है। और उस टोटल सर्कुलेशन सप्लाई में से तकरीबन 75% ऑफ द सप्लाई जो है वो लोगों ने स्टेकिंग के ऊपर लगाई हुई है। तो ये चीज साफ तौर पे ये बात जाहिर करी है कि ये जो सी ब्लॉकचेन है इसको लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर लेके काफी ज्यादा बुलिश हैं, और इसलिए इन्होंने काफी ज्यादा तादाद के अंदर लोगों ने अपना जो सा कॉइन है CSPR कॉइन उसको स्टेकिंग के ऊपर लगाया हुआ है। तो ये चीज भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। और इसके अलावा जब आप लोग इसका चार्ट देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से इनका कॉइन लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि मेनली इस कॉइन की जो सी प्राइस है वो नीचे ही गई है, और अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 95% डाउन इसकी जो सी प्राइस है वो भी चल रही है। तो ये चीज किस तरह से अच्छी है, इसको अगर आप लोग इस तरह सेंस के अंदर देखेंगे कि ICOs के अंदर इन लोगों ने जितने भी कॉइन्स को ऑफर कराया था लोगों को, उन ICO होल्डर्स ने क्या किया कि उन्होंने अपने जो से कॉइन्स हैं उनको ऑलरेडी सेल आउट कर दिया, उन्होंने अपनी जो सी प्रॉफिट टेकिंग है वो ऑलरेडी कर ली हुई है। तो ICOs के अंदर जितने लोगों ने कॉइन्स को लिया था उन्होंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली, और इसी वजह से हम लोग ये देखें कि काफी ज्यादा बड़ी सी तादाद है वो इनकी कॉइन की वो सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है इनके कॉइन के लिए। तो इस सेंस के अंदर अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स इस सेंस से भी हम लोग को यही नजर आता है कि हम लोग देखेंगे फ्यूचर के अंदर इनका जो सा कॉइन है उसकी जो सी प्राइसेस है वो हम लोग को काफी अच्छा पंप करता हुआ दिखाई दे सकती हैं जैसे इनका यूज केस है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर आगे चलते चले और इस कॉइन के ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड $0.047 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगेन इस कॉइन के ऊपर मैं पहली बार अपना टेक्निकल एनालिसिस करने लगा हूं, तो सबसे पहले इसके ऊपर इसके जो से मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइन से पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हम लोग बाद में इजीली इसके ऊपर अपना जो सा टेक्निकल एनालिसिस है वो मैं कर सकूं। तो सबसे पहले इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन $0.049 के ऊपर, और जैसे इसकी प्राइस थोड़ा बहुत भी पंप करेगी तो हम लोग देखेंगे तकरीबन $0.05 के ऊपर, जो कि साइकोलॉजिकली भी इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, वो इसका एक मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। और इसके बाद जैसे जैसे इसकी प्राइस अबव जाती रहेगी वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि ये वाले जो से तमाम लेवल्स हैं ये एज अ मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे CSPR कॉइन के लिए, और इन तमाम लेवल से हम लोग CSPR कॉइन्स की जो सी प्राइसेस हैं उसको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ डंप करता हुआ देख सकते हैं। और बात की जाए इनके सपोर्ट लेवल की तो करंट सपोर्ट लेवल इसका आ रहा है तकरीबन $0.046 के ऊपर, जिसको इसने करंटली होल्ड कर रहा है। और अगर इसकी प्राइस से नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है जिसके चांसेस मौजूद है तो हम लोग देखेंगे तकरीबन 0.0446
जो कि तकरीबन $0.045 तक का लेवल बन सकता है। वो वाला लेवल ऐसा मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेगा सबसे पहले यहाँ पे CSPR कॉइन के लिए, और फिर उसके बाद तकरीबन 0.042, और जैसे जैसे इसकी प्राइस नीचे की तरफ बाउंस बैक करती जाएगी, ये वाले सारे के सारे जो से लेवल्स हैं वो एज अ मेन सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं यहाँ पे CSPR कॉइन के लिए। और अभी भी चांसेस हैं कि हम लोग इनकी जो सी प्राइस है इसको इस लेवल तक भी नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें। सबसे पहले इसके ऊपर अगर आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस को ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सी तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस है वो दोबारा से बिल्कुल फ्लिप हो चुकी है। मतलब कि सबसे नीचे 21 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ चुकी है, फिर उसके ऊपर 50 है, उसके ऊपर 100 और लास्ट में सबसे अबव है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। मतलब कि काफी बड़ा डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा है यहाँ पे CSPR कॉइन के लिए, जो कि एक्सेप्टेबल है क्योंकि बाकी की तमाम जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो भी हम लोगों को करंटली डाउन ट्रेंड ही दिखा रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को करंट एंट्री पॉइंट के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा CSPR कॉइन के लिए वो बनेगा तकरीबन $0.0465 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.049 के ऊपर, और शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग इस तरह से प्रॉफिट को जनरेट कर लेंगे। और अगेन प्रॉपर्ली मैंने आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में गाइड कर दिया है कि इसका मेन फोकस क्या है, अपना यूज केस ये लोग किस तरह से बढ़ा रहे हैं, किस तरह से ये काफी यूनिक ब्लॉकचेन है एज कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स। तो इसके ऊपर अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो वो आप लोगों का खुद का फैसला होगा। और अगर आप लोगों का फैसला ये है कि आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को $0.044 या $0.044 से नीचे मिल जाती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर अपनी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर आप लोग इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर ये आप लोगों को काफी अच्छा पंप दिखा सकते हैं, और फिर आप लोग अपने काफी अच्छे प्रॉफिट्स को भी जनरेट कर सकते हैं इस कॉइन के ऊपर से। और ये जो सा कॉइन है वो आप लोगों को बाइनेंस के ऊपर नहीं मिलेगा, बल्कि ये आप लोगों को कू कॉइन के ऊपर, OKX के ऊपर, इसके अलावा Gate.io या Bitget के ऊपर ये वाली जो सी एक्सचेंजेस है इसके ऊपर ये आप लोगों को कॉइन मिल जाएगा, और इन एक्सचेंजेस के ऊपर आप लोग इस कॉइन को बहुत इजीली बाय कर सकते हैं। अब अगर आगे चलते चले लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले बिटकॉइन के ऊपर, तो बिटकॉइन की जो सी प्राइस है उसने प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तब एक काफी अच्छा पंप लिया, उसकी जो सी प्राइस है तकरीबन $28,400 के लेवल तक गई, और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी बड़ा डाउन ट्रेंड जो है वो करंटली चल रहा है यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। और करंट इसकी जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है उसने जो अपना करंट सपोर्ट है होता है $27,200 का लेवल, उसको तोड़ दिया है, करंटली ये से नीचे चल रही है। तो अगर तो जो इसकी ये करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो अगर $27,200 से नीचे बंद हो जाती है तो फिर हम लोग इसकी प्राइसेस को थोड़ा बहुत और डंप होता हुआ देख सकते हैं। उसकी प्राइस कितना नीचे आ सकती है अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो से इनके असेंडेंट ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन थी पहले, यही एज अ मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर सकती है। इसकी जो सी प्राइस है वो हम लोग को तकरीबन $26,800 या $26,700 तक का जो सा लेवल है वहां तक भी बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं, और यहाँ तक आप लोग इसकी प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो नीचे आती है, वो इस लेवल को सपोर्ट के तौर पे यूज करती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसका जो सा नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल बन सकता है वो बन सकता है तकरीबन $26,800 या $27,700 से लेकर $27,200 का लेवल। मतलब कि वही लेवल जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर देख रहे थे वही कंसोलिडेशन लेवल बनेगा दोबारा से यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर तो इसकी जो सी ये करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर सम हो दोबारा से $27,200 से अबव ही बंद हो जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि वो इसी लेवल से इसकी जो सी प्राइस है वो दोबारा से पूरी तरह बाउंस बैक करना शुरू करेगी, और फिर आप लोग दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $28,000 के लेवल तक आप लोग बिटकॉइन की प्राइस को जाता हुआ देखें। तो ये दो मेन सिनेरियोस बन सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर, और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। तो ये थी आज की मेरी मेन वीडियो। मैंने आप लोगों को कैस्पर ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को किस ब्लॉकचेन के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।